हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस के लिए आज हम निबंध का टॉपिक करने वाले हैं। निबंध है शिक्षा में गुणवत्ता और ये 1000 शब्दों का ये निबंध है। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और जो कि एमपीपीएससी का सिलेबस है उसमें भी अलग से मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ये जो निबंध की बुकलेट है आपको मेरे मेंस के पैकेज के साथ मिलती है। मेंस के पैकेज में आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं, बाकी की 5 11 और निबंध, प्रारूप लेखन, केस स्टडी, इन सभी को मिला के 32 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है। साथ में आपको ये पूरा का पूरा जो निबंध सिलेबस में निबंध की एक पूरा संग्रह दिया होगा, उसकी भी एक बुकलेट मिल जाएगी जिसमें पूरे निबंध मिल जाएंगे और किस तरह से इसमें क्वेट्स का यूज़ किया है, कहाँ पे आप उद्धरण जो है कहाँ पे लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उद्धरण का यूज़ किया है, जिससे आपका निबंध की जो शोभा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बहुत ही सुपर डुपर उद्धरण से हम अपना जो निबंध स्टार्ट करते हैं। सबसे खतरनाक वो आँखें होती हैं जो सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ़ होती हैं। सबसे खतरनाक वो आँखें होती हैं जो सब कुछ देखते हुए जमी बर्फ़ होती हैं। अब हम फिर इसकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आशय है ऐसी शिक्षा से है जो अपने निर्माण के उद्देश्यों को भली भांति निर्वहन करे, जो जिसके कारण उसका निर्माण हुआ है, जिस उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति इसको ग्रहण करता है उसका निर्वहन हो सके, मतलब वो उसकी पूर्ति कर सके। अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो किसी भी देश की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कहना गलत होगा। वर्तमान की शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में प्रायः उसी शिक्षा का समावेश होता है जो शिक्षण अधिक्रम में छात्रों की रुचि एवं क्षमताओं को समझे एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और छात्रों को जीविकोपार्जन हेतु योग्य बनाए। भारत की बात करें तो भारत में आपको कई पढ़े लिखे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शिक्षा प्राप्ति के बाद भी बेरोजगार हैं। औसतन देखा जाए तो शिक्षित लोग ही बेरोजगार हैं और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत शर्म की बात है। 1993 में एक यूनेस्को सम्मेलन हुआ था जिसमें शिक्षण अधिक्रम के 4 उद्देश्य बताए थे। पहला था बनना और सीखना, मतलब लर्निंग टू बी, अर्थात व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, उनके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गुणों का विकास करना है। छात्रों को इस तरह तैयार करना कि वह देश काल परिस्थितियों के अनुसार समाज के साथ समन्वय स्थापित कर सके, छात्र अपने सामाजिक कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। दूसरा है करके सीखना। तो यूनेस्को के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करना ही नहीं, बल्कि छात्रों का क्रियात्मक विकास पर भी बल देना है। यह छात्रों को करके सीखने को स्थायी शिक्षा मानते हैं और वहाँ शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मानी जाती है, जो स्थायी हो और जिसका प्रयोग छात्र ज़रूरत पड़ने पर कर सकें। मतलब कौन सी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है कि समय आने पर जिसका छात्र उपयोग कर सकें, जो स्थायी हो, जो शिक्षा किसी को भी दी गई हो तो वो उसकी स्थायी शिक्षा हो, जीवन पर्यंत उस तक बनी रहे। अगला है जानना और सीखना, मतलब लर्निंग टू नो। इसका अर्थ है कि ज्ञान को जानना, अर्थात जो छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें उस ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। यह सच भी है कि किसी शिक्षा को हम गुणवत्तापूर्ण तभी कह सकते हैं जब वह शिक्षा छात्र को कुछ जानने के लिए या उसको जानने में सहयोग करे। एक है एक साथ रहना सीखना, तो हम उसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कह सकते हैं जो शिक्षा व्यक्तियों को समाज में एक साथ रहना सिखाती है। क्या करती है? समाज में एक साथ रहना सिखाती है। जो शिक्षा समाज के समस्त कार्यों में सहयोग कर रहना सिखाती हो, उसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहा जाता है। अगर हम फिर हम एक उदाहरण लिखेंगे। सपने हर किसी को नहीं आते, बेजान बारूद के कड़ों में सोई आग के सपने नहीं आते हैं, बुद्धि के लिए उठी हुई हथेली को पसीना नहीं आते हैं। सुधार के लिए क्या करें? अब हम स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम स्कूलों के बारे में अपनी परंपरागत राय को बदलना होगा। अभी स्कूलों को कार्यालय समझकर शिक्षकों को प्रतिदिन अनेक प्रकार की डाक बनाने, आंकड़े देने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता है।
बच्चे अपने शिक्षकों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर। अतः स्कूलों को कार्यालयीन कामकाज से वास्तव में मुक्त कर देना चाहिए तथा प्रभावी शिक्षण संस्थान बनाए जाने चाहिए। अभी अधिकांश स्कूल अन्य सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर 10 से 5 की अवधि में खुलते हैं। इस कारण से रोजगार में जुटे परिवारों के बच्चों के लिए भी वे अनुपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। स्कूल की समयावधि सरकारी नियंत्रण में होने के कारण बच्चों की उपस्थिति और सीखने का समय भी कमतर होता जा रहा है। स्कूली उम्र पार कर चुके किशोरों, युवाओं, महिलाओं और कामकाजी लोगों के लिए स्कूल के दरवाजे एक तरह से बंद ही हैं। विद्यालय समाज की लघुत्तम इकाई के रूप में सामाजिक शिक्षण केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। इस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में पहल किए जाने का दायित्व स्थानीय पालक शिक्षक संघ पूरा करते हैं। अगर समाज की ज़रूरत के चलते चिकित्सालय और थाने दिन रात खुले रह सकते हैं, तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि विद्यालय कम से कम 12 से 16 घंटे खुले रहें। ये इतना ही आवश्यक है जितना कि हम दूसरे विद्यालयों के लिए बात करते हैं, जितना हम दूसरे ऑफिसेस के लिए बात करते हैं। अगला सुधार में क्या है? शिक्षण छात्र अनुपात ठीक हो। शैक्षणिक सुधार में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रमों के अनुरूप प्रभावी शिक्षण हो। शिक्षकों की योग्यता, सक्रियता, गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। योग्य जब जीता है, परिचम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है। योग्य जन जीता है, जो योग्य व्यक्ति होता है वही जीता है। पश्चिम की कोई उक्ति नहीं है, गीता है गीता है। गीता तो गीता ही है। आदर्श रूप से एक शिक्षक अधिकतम 20 बच्चों को ही ठीक से पढ़ा सकता है, वह भी तब जब वो एक समान स्तर के हों। अभी व्यवस्था ये है कि एक शिक्षक 40 बच्चों को, और वे भी अलग अलग स्तर के होते हैं, पढ़ाता है। अनेक स्कूलों में तो 70-80 से भी अधिक बच्चे पढ़ा रहे हैं। ऐसे में शिक्षक मात्र बच्चों को घेर कर ही रख पाते हैं, पढ़ाई तो संभव ही नहीं है। शिक्षक बच्चों को पढ़ा पाए, इसे तो शिक्षक छात्र अनुपात को व्यावहारिक बनाना होगा। प्रशिक्षण शिक्षक स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण विधियाँ, परीक्षण विधियाँ में सुधार कर सकते हैं। अभी शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो राज्य स्तर से तय होती हैं। कक्षागत शिक्षण कौशलों को या तो नकार देते हैं या उन्हें परिस्थितिजन्य मान लिया जाता है। अच्छे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण का दायित्व कर्तव्यनिष्ठ, योग्य और क्षमतावान प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षकों में नवाचारी पद्धतियाँ विकसित करने सहित परीक्षण की व्यापक प्रविधियाँ तय कर उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करने की दिशा में एक कठोर कदम है। इसके अलावा हर प्रदेश में एक शैक्षिक संदर्भ एवं स्रोत केंद्र भी विकसित होना चाहिए। अगला है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मूलक। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। और ये मेरे जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा मेंस के पैकेज के साथ जो आपको निबंध की बुकलेट मिलती है उससे मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं, या आप हमारा पूरा मेंस का पैकेज, आप 2023 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं जो रोजगार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम, परियोजना लागू करती हैं। मानव विकास के बुनियादी सूचकांक होते हुए भी इनमें परस्पर तालमेल नहीं है, जिसके कारण की गति उपेक्षित नहीं है। धन की गरीबी से ज्ञान की गरीबी का विशेष संबंध है। ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में ज्ञान की गरीबी पसरी हुई है। जानकारी के अभाव में वे संसाधनों का उपयोग भी नहीं कर पाते। अनेक परियोजनाओं के बावजूद उनकी प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लागू परियोजनाओं को समेकित ढंग से किसी सुनिश्चित क्षेत्र में लागू कर परिणामों की समीक्षा की जाए। अच्छे परिणाम आने पर उन्हें पूरे देश में लागू किया जाए। इस प्रकार हम अपने संसाधनों और मानवीय क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकेंगे, जिससे शिक्षा के गुणात्मक विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब हम इसके बारे में एक उदाहरण लिख लेते हैं इससे संबंधित। आँखों पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने 100 वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। अब है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें। अभी वास्तव में तय नहीं है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को क्या सिखाया जाता है, सिखाने के लिए क्या जो साधन लगाए जाएंगे। अभी 2020 में एक शिक्षा नीति भी आई है। 1986 की नीति जो लागू हुई थी उसके अनुसार पाठ्यक्रम बदलते रहते हैं, लेकिन जो एक बेसिक पाठ्यक्रम होना चाहिए वो नहीं है। उन बच्चों की सीखने की क्षमता के अनुसार, कौशल के अनुसार, पर्यावरणीय ज्ञान जिसमें हो,
ऐसा अभी तक कोई पाठ्यक्रम नहीं बना है। अतः सभी क्षेत्रों में एक समान पाठ्यक्रम और एक जैसी पुस्तकें लागू करना बच्चों के साथ अन्याय है। शैक्षिक उद्देश्य में अगर देखें तो शैक्षिक उद्देश्य केवल नौकरी और रोजगार पाना अकेला नहीं है। व्यक्तित्व का विकास हो, एक अच्छा बच्चा बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा व्यक्ति बन सके, वो मेन है। कहा भी गया है, सा विद्या या विमुक्तये। अभी पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे व्यक्ति के आचरण और चरित्र में कोई खास अंतर नहीं दिखता है। उल्टे पढ़े लिख लेने के बाद तो व्यक्ति स्वयं से जी चुराने लगता है और अनेक प्रकार के दुराचरणों में लिप्त हो जाता है। यही स्थिति एक तरह से हमारी वर्तमान शैक्षिक पद्धति की असफलता सिद्ध करती है। अतः जरूरी है कि शिक्षा के उद्देश्यों को सामयिक रूप से परिभाषित किया जाए। शिक्षकों को शिक्षक के रूप में भी अवसर मिले, समान कार्य के लिए समान कार्य परिस्थितियों और समान वेतन की अनुशंसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में और मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 21, 22 और 23 में की गई है। एक ही विद्यालय में अनेक प्रकार के शिक्षक पदस्थ रहते हैं, सभी के मन में तनाव रहता है और जिसके कारण पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। इस परिस्थिति को गंभीरता से समझे बगैर और परिस्थिति में सुधार किए बगैर शिक्षण में सुधार कैसे होगा। शासन को सभी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक के लिए एक समान पदनाम, समान वेतनमान नीति तय कर देनी चाहिए और पदोन्नति की भी घोषणा करना चाहिए। शैक्षिक परिवर्तन के लिए शिक्षक का मनोबल बनाए रखना चाहिए और उत्साहपूर्वक कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा करने के संगठित प्रयास करने होंगे। अभी शिक्षा व्यवस्था में बालकों और पालकों की भागीदारी न्यूनतम है, इसलिए सभी शिक्षक कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते हैं। स्कूलों में भी जिस प्रकार समर्पित स्वयंसेवकों की आवश्यकता है वो नहीं। अतः आवश्यक है श्रेष्ठतम शैक्षिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए, शिक्षकों का ज़्यादा से ज़्यादा मनोबल बढ़ाया जाए। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। शिक्षा सुधार के लिए प्रभावित शैक्षिक कार्यक्रम क्या है? तो आज शिक्षा के इस क्षेत्र में वास्तविक सुधार की दृष्टि से अनेक सार्थक कदम उठाए गए हैं और भी हमें विकसित करने होंगे जो बच्चों के मन में श्रम के प्रति निष्ठा पैदा करें। समग्रतः एक ऐसा प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम बनाना होगा जिसमें पाठ्यक्रम लचीला हो, गतिविधि आधारित हो, साथ में बच्चों की ग्रहण क्षमता के अनुरूप हो। कक्षागत पाठ्य योजनाएं स्वयं शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाए और उन्हें पूरा भी किया जाए। राज्य की शिक्षा नीति निर्धारण में शिक्षाविदों और कार्यरत शिक्षकों को वास्तव में सहभागी बनाकर सभी के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। जन भागीदारी समितियां प्रबंधन का दायित्व स्वीकारें। शैक्षिक प्रशासन तंत्र में भी शालाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। शिक्षण का अधिकार शिक्षकों को वास्तव में सौंपा जाए। शिक्षण विधियों में परिवर्तन करने का अधिकार शिक्षकों को हो, प्रशासनिक अधिकारी उसमें हस्तक्षेप न करें। कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात ठीक किया जाए, साथ ही पर्याप्त मात्रा में शैक्षणिक सामग्री की पूर्ति और शिक्षकों की भर्ती की जाए। पाठ्यपुस्तकों की रचना स्थापित रचनाकारों की बजाय शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों के माध्यम से हो। शैक्षणिक सुधारों को लागू करने में संस्था प्रधानों और शिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जाए। शिक्षकों के सहयोग हेतु राज्य शिक्षक संदर्भ और स्रोत केंद्र स्थापित किए जाए। निष्कर्ष क्या होगा? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सर्वांगीण विकास करना होता है और ये तभी संभव है जब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह नहीं है जो केवल ज्ञान पर आधारित हो या केवल रोजगार मूलक हो। ऐसी हो जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो, जो व्यवहारिक हो और छात्रों को समाज में संघर्ष करने योग्य बना सके। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पति और आईना साफ करता रहा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही निबंध की बुकलेट में आपको ऐसे ही उद्धरण और ऐसे ही निबंध मिलेंगे। निबंध के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, बहुत पहले से निबंध के बहुत सारे टॉपिक में करा चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।